हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो द नेम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, आप सबको पता है यानी कि इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये आपके सामने जो इमेज है, क्या आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज़ द मैसेज दैट इज इन योर माइंड व्हेन यू लुक एट दिस इमेज? तो आई थिंक कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ, इक्विलिब्रियम लिखा है ऊपर, ठीक है। सम में कॉल इट बैलेंस, राइट। बैलेंस की बात यहां पे हो रही है और इक्विलिब्रियम की बात यहां पे हो रही है, ठीक है। एंड हार्मनी, ठीक है, आप इसको हार्मनी से रिलेट कर सकते हो। द सिस्टम इज इन अ हार्मनी विच इज काइंड ऑफ अ बैलेंस। तो अल्टीमेटली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इमेज क्यों देख रहे हैं? द थिंग इज, equilibrium is not just a part of chemistry. Equilibrium is everywhere. हमारे थॉट्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे बिहेवियर में one has to be very much balanced, right? जब भी आप, कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है, कभी आपका मूड बहुत ख़राब होता है, तो इस तरह के जो मूड स्विंग वाले लोग होते हैं, जिनका मूड कभी भी अच्छा और कभी भी ख़राब हो सकता है, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब उनका मूड खराब हो जाएगा। तो आपका बिहेवियर या आपका जो एक कंपोजर है, कि आप एक्सटर्नल कंडीशन में कितनी जल्दी डेविएट कर जाते हो, कितने जल्दी आप एक्साइट हो जाते हो और कितनी जल्दी आप एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, आप इस बात का आइडिया देता है सामने वाले को कि आप कितने स्टेबल हो, आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होगे, वो आपके बैलेंस पे डिपेंड करता है। तो लाइफ में वी नीड अ बैलेंस बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो बैलेंस सिर्फ, इक्विलिब्रियम सिर्फ केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो नंबर आने चाहिए, बट हमारी डे टू डे लाइफ में भी बैलेंस हैज़ टू बी देयर बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, राइट। जैसे कि आज की डेट में स्ट्रेस देखा जाए तो बच्चों से लेके बूढ़ों में सभी में स्ट्रेस है, ठीक है। एक टाइम था जब बच्चों में स्ट्रेस का कोई सोच ही नहीं सकता था कि बच्चा भी स्ट्रेस आउट हो जा रहे हैं, पर आज की डेट में काम करना है, ठीक है, कुछ खरीदना है, मतलब आपकी एम्बिशंस हैं, पढ़ना है, स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालना है, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए टाइम निकालना है, अपने लिए टाइम निकालना है, रिलेशंस के लिए टाइम निकालना है। सो देयर सो मच डिमांड ऑफ द सोसाइटी, तो ये स्ट्रेस है, राइट। तो वी नीड टू फाइंड बैलेंस एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू एक्सर्ट हेयर के एक्सरसाइज is one way of achieving this body mind balance, ठीक है। तो एक्सरसाइज डेफिनेटली हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन से रिलेटेड इक्विलिब्रिया है उसको भी अफेक्ट करता है एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो डेफिनेटली मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस ब्रीफ इंफॉर्मेशन विच आई फाउंड ऑन इंटरनेट फ्रॉम notes.com, that oxygen is one half of the equation in the cellular respiration equation which provides energy to every cell in your body, ठीक है। कि ऑक्सीजन, ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट इट्स ओनली वन हाफ ऑफ द इक्वेशन पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, यू इंक्रीज द रेट एट विच एनर्जी इज नीडेड, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है बॉडी को, तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। तो दिस इज वाई यू ब्रीथ हार्डर व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन अ विगरस फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, सॉकर और एक्सरसाइज कर रहे हैं आप जिम में, घर पे रनिंग कर रहे हो, राइट। तो हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज द मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन को लंग्स से निकाल के, मतलब लंग्स से ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है और वहां से फिर वो ब्लड में जाके डिफरेंट पूरी बॉडी में टिश्यूज को मिलती है। तो एट सम पॉइंट जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बढ़ जाती है बॉडी की कि हीमोग्लोबिन उसको डिलीवर करने में कैपेबल नहीं होता। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, द स्केलेटल मसल्स स्विच ओवर टू अनदर मेथड, कि एनर्जी प्रोड्यूस करने का और मेथड है फर्मेंटेशन, विच डजेंट रिक्वायर ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है मसल्स में, जिससे डिस्कम्फर्ट और बर्निंग सेंसेशन मसल्स में आती है, और इसके बाद आपको लगता है कि बस अब और नहीं कर सकते, मतलब वो जो बर्निंग सेंसेशन है दैट एक तरह से इट फोर्सेज यू टू स्टॉप, कि आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। फिर आप ब्रेक लेते हो, फिर बॉडी जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही थी, इतना आप वर्कआउट कर रहे थे, तो
then it allows for the levels of oxygen to be restored in our system. ब्रीदिंग स्लो डाउन होती है, हार्ट बीट वापस नॉर्मल में आती है. तो दिस इज हाउ एक्सरसाइज अफेक्ट्स आवर ब्रीदिंग, ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग इन द बॉडी. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. एंड कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट, दिस इज द ब्लड पीएच लेवल चार्ट. तो पीएच जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि पीएच क्या होता है. इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव. नाउ इफ द पीएच lies in the range of 7.35 to 7.45, it's a normal pH. अगर 7.45 से ज़्यादा होगी then it goes into the basic domain, तो आपको एल्केलोसिस की प्रॉब्लम होगी. अगर 7.35 से कम होगी, एसिडिक साइड में आ गई, तो एसिडोसिस. 7 से कम होगी, इट्स इमिनेंट डेथ. 7.8 से ज़्यादा होगी, इमिनेंट डेथ. मीन्स पीएच लेवल ज़्यादा वेरी नहीं करने चाहिए. पर अब आप जब कुछ खाते हो आपको एसिडिटी हो जाती है. तो एसिडिटी का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है एसिडिटी हो रही है, पर क्या उस एसिडिटी से हमारे ब्लड का जो पीएच है वो चेंज होता है? अगर आपने कुछ खा लिया वो एसिडिक था या कुछ खा लिया वो बेसिक था, तो क्या ब्लड का पीएच लेवल चेंज होके इसके इस रेंज से बाहर जा सकता है? नहीं. तो क्यों नहीं जाता? ब्लड ऐसा क्या करता है? तो ब्लड में एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, बफर सिस्टम, जिसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ब्लड कैसे पीएच में वेरिएशंस को रोकता है, नहीं आने देता, उतनी वेरिएशन, उतना चेंजेस नहीं आने देता. ठीक है. तो विल बी स्टडिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली. नाउ अब इक्विलिब्रियम, जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था तभी हमने ये बात देखी थी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत क्रूशियल है ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी ऑफ O2 में, कि O2 को कैसे लंग्स से ट्रांसपोर्ट करना है पूरी बॉडी में और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को डिलीवर करना है. तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है. ठीक है. तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से, फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है, फिर फाइनली जब टिश्यूज को जहां ऑक्सीजन चाहिए वहां पर ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है. तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी मेथड. सेकेंड, हम बोलते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस टॉक्सिक है. टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. तो द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन इज द रीजन बिहाइंड द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. राइट. तो एक इक्विलिब्रियम आपको जिंदा रख रहा है और एक इक्विलिब्रियम आपको मार भी सकता है. तो इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली. नाउ अब काम की बात पे आ जाते हैं. नाउ द इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम हम क्या स्टडी करने वाले हैं पर्टिकुलरली? इट इज द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड स्पीशीज. जैसे कि आपने कोई स्पीशीज ले ली HA. अगर मैं कहूँ कि ये आयनाइज होके H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव बना रहा है, तो HA अभी इसका नॉन आयनाइज्ड पार्ट है और ये इसके आयनाइज्ड पार्ट हैं. तो इन दोनों के बीच में, आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम, और यू कैन से इट इज द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस. प्रीवियस हमने जो केमिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम देखे थे वहां पर आयंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अब यहां पे आयंस की इन्वॉल्वमेंट आएगी. तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सब्सटेंसेस को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस एंड द अदर इज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस. इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं विच डिसोशिएट इनटू आयंस. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलिटिक विच डिसोशिएट इनटू आयंस, और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक विच डोंट. जैसे शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, शुगर ले लो, यूरिया ले लो, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलिटिक हो गए. अब NaCl की बात करो आप, तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा. HCl की बात कर लो, एसिटिक एसिड की बात कर लो, ये काफ़ी कॉमनली हमने देखे होते हैं. तो जो ब्रेक करके आयंस में वो इलेक्ट्रोलिटिक है, जो नहीं ब्रेक किया वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक. तो ये दो मेन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने कर दी. ठीक है. अब इलेक्ट्रोलिटिक में भी फर्दर क्लासिफिकेशन आएगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे आयनाइज कंप्लीटली इनटू आयंस. मतलब जैसे आपने 100 पार्टिकल्स लिए
NaCl के, तो NaCl पूरा का पूरा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनाइज हो जाता है। और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, आप HCl ले लो, HCl कंप्लीटली H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। HNO3 ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। वीक जो पार्शियली आयनाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड के अगर हमारे पास 100 पार्टिकल्स हैं, वो 100 के 100 आयनाइज नहीं होंगे, उनमें से थोड़े से पार्टिकल आयनाइज होके एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव बनाएंगे। फिर एक वीक बेस ले सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये पार्शियली आयनाइज करता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। HCN का एग्जांपल ले सकते हैं, ये आयनाइज करेगा पार्शियली इनटू H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव, राइट। तो सब्सटेंसेस जो आयनाइज हो जाते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक, जो नहीं होते वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक में जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग और जो नहीं होते हैं वो वीक। तो कंप्लीटली आयनाइज होंगे उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 होगा। वीक कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते इसलिए उनका अल्फा लेस देन 1 होता है।